नमस्कार दोस्तों। जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन पशुपालन से संबंधित पढ़ेंगे। यानी अपन आज एनिमल हस्बेंड्री की क्लास जो है उसे शुभारंभ करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पर एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन से संबंधित। और पशुपालन में आपने देखा होगा साथियों कि गाय के बारे में पढ़ेंगे, भैंस के बारे में, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, ऊंट के बारे में, यानी काफी सारी पशुओं के बारे में पढ़ेंगे। और पशुओं में जो है साथियों अपन नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि जैसे अलग अलग, जैसे गाय होती है तो गाय की भी काफी सारी नस्लें होती है, भैंस होती है तो भैंस की भी काफी सारी नस्लें होती है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि नस्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए पशुपालन। ये आपके पशु परिचारक का जो भाग बी है साथियों, उससे, या आप एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये काम आएगा। जैसे आपने एग्रोनॉमी पढ़ी होगी, हॉर्टिकल्चर पढ़ी होगी, एग्रोनॉमी पढ़ी होगी, इसके साथ में आपने एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट वहां पर भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो पशुपालन में सबसे पहले जो है अपन नस्ल के बारे में जानते हैं। भाई अपन अलग अलग पशु के बारे में पढ़ेंगे, पशुओं की नस्लें होती। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि नस्ल किसे कहेंगे, नस्ल। ठीक है साथियों, तो नस्ल क्या होता है कि एक ही वंश के पशुओं का समूह होगा। नस्ल में क्या होगा साथियों कि एक ही वंश, एक ही वंश के पशुओं का समूह, पशुओं का समूह, समूह है साथियों। यानी कि इसमें होगा साथियों कि एक ही वंश है, उनके पशुओं का समूह है जो सामान्य आकार, आकृति व रंग रूप के लक्षण जो है प्यारे बच्चों, तथा और उसमें उपयोगिता में भी जो है समानता देखी जाती है, उसे अपन नस्ल कहते हैं। यानी कि एक ही वंश के पशुओं का समूह, समूह जो सामान्य आकार, आकृति, रंग रूप, रंग रूप तथा रंग रूप लक्षण तथा उपयोगिता, उपयोगिता में भी समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है, उसे उसे नस्ल कहते हैं, नस्ल कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपसे नस्ल के बारे में पूछे कि नस्ल किसे कहते हैं, तो एक ही वंश के पशु, जैसे अगर अपन किसी इमेज के माध्यम से समझना चाहे तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन गायों की एक इमेज लेके आते हैं। देखो, ये आपको पता है कि भारत में गायें जो है सड़कों के किनारे बैठी हुई अधिक मात्रा में नजर आएगी आप लोगों को। तो ये देखो, ये गायों की एक इमेज है। यहाँ पर ये पशुओं के एक वंश का समूह है। इस समूह में जो है प्यारे बच्चों, जिनके आकार है, आकृति है, रंग रूप, लक्षण और उनकी उपयोगिता जो है प्यारे बच्चों, उनमें आप समानता देख सकते हो। तो ये सारे के सारा जो समूह है, जो पशुओं का समूह, ये गायों है, यानी कि गायों का एक वंश यानी नस्ल है साथियों। और सबसे पहले भी अपन पढ़ना जो प्यारे बच्चों नस्ल, यानी अगर एक अलग 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 पशुओं के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन गाय के बारे में ही पढ़ना शुभारंभ करेंगे। गाय, तो देखा जाए कि गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, यानी कि गाय का जो वैज्ञानिक नाम की बात करें साथियों, सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम यानी जूलॉजिकल नेम की अगर अपन बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा प्यारे बच्चों का बोस इंडिकस। यानी बोस इंडिकस जो है प्यारे बच्चों, ये गाय का जूलॉजिकल नेम है, बोस इंडिकस। ठीक है, ये बोस इंडिकस जो है ये आपके देसी गाय यानी कि भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है। भारतीय गाय की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। भारतीय गाय में क्या होता है साथियों कि इनके शरीर के ऊपर जो कुब्बड़ होती है ना, वो पूर्ण रूप से विकसित होती है, जिसे अपन हम्प कहते हैं, उर्दू में उसे थुई भी कहा जाता है।
यानी बोस इंडिकस जो है ये भारतीय गायों की बात कर रहे हैं, इनके शरीर का ऊपर कुबड़ होगी, जैसे ये गाय है, इन गायों में यहाँ पर एक डायग्राम आगे ले लेंगे अपन। और जबकि अगर आपसे ये पूछा जाए साथियों का बोस गोरस, ये बोस गोरस की अगर अपन बात करें साथियों, तो ये कौन सी गाय की बात कर रहे हैं साथियों, तो ये है विदेशी, ये विदेशी गाय जो होती है ना प्यारे बच्चों, उनकी बात कर रहे हैं, उनके वो हम्प नहीं होती। और एक होता साथियों का बोस टोरस, बोस गोरस और बोस टोरस की अगर अपन बात करें, या टारस जो है प्यारे बच्चों, इसकी अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगी साथियों के जंगली। ये किससे संबंधित हो जाएगा साथियों, तो ये जंगली गाय से संबंधित हो जाएंगे। ये गाय जो होती है इनके जूलॉजिकल नेम है। यानी बोस इंडिकस ये भारतीय गाय की बात है, बोस गोरस ये विदेशी गाय की बात है, बोस टोरस जो है ये जंगली गाय की। जैसे हम्प की जो अगर अपन बात करें, यहाँ पर एक गाय और ले लेते हैं अपन, इसे देखते हैं, यहां रख लेते हैं, इसे समझ जाओ। देखो ये क्या होता है साथियों कि ये जो हम्प है ये आपके देसी गायों में देखने को मिलेगा। ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये होती हम्प, हम्प साथियों, ठीक है। ये आपके भारतीय गायों में ही देखी जाएगी। विदेशी गायों में जो ये है प्यारे बच्चों हम्प जो है ये क्या होगी साथियों, नहीं होती है। हम्प क्या होगी साथियों, नहीं होती। और भारतीय गायों में क्या होती है, हम्प होती है साथियों। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर अपन गाय के बारे में पढ़ना शुभारंभ करें। आगे चलते साथियों कि गाय जो है ये किस जगत का जो नस्ल है या पशु है, तो साथियों ये है जंतु जगत का। यानी गाय का जगत कौन सा होता है, तो एक एक करके लिखेंगे। अगर अपन बात करें साथियों गाय का जगत जो है, जगत ये कौन सा है साथियों, तो ये रहेगा जंतु, जंतु जगत का होगा साथियों, जगत, ठीक है। गाय जो है ये जंतु जगत में है। अगर अपन इनकी बात करें कि इनका संघ जो है वो क्या है साथियों, तो कोडेटा, यानी इनका संघ की अगर अपन बात करें साथियों, संघ, कोऑर्डिनेटर जो है प्यारे बच्चों ये इनका क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। वर्ग की बात करें कि ये कौन से वर्ग में आते, यानी कि अगर मैं कहूं साथियों कि गाय किस वर्ग का पशु है साथियों, तो गाय का वर्ग जो होगा साथियों वो रहेगा आपके स्तनधारी। कि गाय का वर्ग कौन सा रहेगा साथियों, तो गाय का वर्ग स्तनधारी है, ठीक है। गाय का वर्ग हो जाएगा स्तनधारी, जगत हो जाएगा जंतु जगत में, और वर्ग कौन सा हो गया साथियों, इसका स्तनधारी। अब अपन इसकी बात करें कि गण कौन सा है, कि गाय जो है साथियों इसमें अगर अपन गण की बात करें साथियों, तो इनका गण हो जाएगा आरटीओ डेकेटाइला। ये जो है प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा, इनका गण रहेगा। और गण के साथ में अगर अपन वंश की बात करें कि गाय किस वंश का होता है, तो गाय जो है प्यारे बच्चों ये बोश, गाय का वंश क्या होता है साथियों, तो ये बोश होगा। गाय का वंश क्या होगा, बोश होगा। और गाय के कुल की बात करें, इसी के साथ में अगर गाय के कुल की बात करें कि गाय किस कुल का जीव है साथियों, तो ये गाय बोवीडी। गाय का कुल क्या होगा साथियों, तो ये रहेगा बोवी, ठीक है। गाय का कुल बोवीडी रहेगा। और गाय में अगर गुणसूत्रों की बात करें साथियों कि गाय में गुणसूत्र जो है वो कितने होते हैं साथियों, तो गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। कि गाय में गुणसूत्र की संख्या जो है वो कितनी होगी साथियों, 60 होगी। देखो मैं आपको वापस बता रहा हूँ, फिर उससे अपन आगे चलेंगे। देखो अपने किसके बारे में पढ़ा साथियों कि एक ही वंश के पशुओं का समूह जो सामान्य आकार आकृति जो प्यारे बच्चों या रंग रूप लक्षण तथा उपयोगिता में अगर समानता रखता है तो उसे अपन नस्ल कहते हैं साथियों। फिर इसके बाद में अपन ने देखा कि गाय जो है इसका जूलॉजिकल नाम बोस इंडिकस है, यानी ये भारतीय गायों का जूलॉजिकल नेम है। बोस कोरस जो विदेशी गायों का, बोस टोरस जो जंगली गायों का। और भारतीय गायों में क्या होता है, हम्प, यानी भारतीय गायों में क्या होता है साथियों, हम्प होता है, और विदेशी गायों में हम्प नहीं होता साथियों, ठीक है। इसी के साथ में फिर अपन ने पढ़ा कि गाय का जगत कौन सा, तो ये जंतु जगत की संघ कोर डेटा है साथियों, और वर्ग स्तनधारी है। इसी के साथ में गण के बारे में बात की अपन ने, और इनका साथियों वंश के बारे में बात की, कुल कौन सा, तो बोविडी। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी है गायों में, तो गुणसूत्रों की संख्या 60 मानी जाती है। विदेशी गायों में गुणसूत्र की संख्या 58 मानी जाती है। यानी ये जो गुणसूत्र की संख्या है साथियों ये भारतीय गायों की बात कर रहे हैं। भारतीय जो गाय है साथियों, भारतीय गायों में
बात कर रहे हैं साथियों, जबकि 58 जो है प्यारे बच्चों ये विदेशी। 58 जो है ये कौन सी गायों में होगी साथियों, तो ये विदेशी गायों पे 58 होते हैं गुणसूत्रों की संख्या। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है जो आपके करनाल हरियाणा में, उनके अनुसार अगर भारत में गायों की नस्लों की बात करें तो उनके अनुसार भारत में कुल 50 प्रकार की नस्लें गायों में, जबकि ICAR जो है साथियों उस संस्थान के अनुसार अगर अपन देखें तो 53 ही है। यानी अपन लिखेंगे राष्ट्रीय पशु, ध्यान दीजिएगा साथियों, राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक है ना, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ये कहां पर है साथियों, तो ये करनाल में। और करनाल कहां पर है साथियों, तो ये आपके हरियाणा में। करनाल कहां पर साथियों, हरियाणा। हरियाणा के अनुसार अगर अपन देखें साथियों तो के अनुसार भारत में कुल के अनुसार भारत में कुल के अनुसार भारत में कुल 50 मान्यता प्राप्त गायों की नस्लें, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि किसके अनुसार बात करें कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो करनाल हरियाणा में है, उनके अनुसार भारत में कुल मान्यता प्राप्त गायों की नस्लों की अगर अपन बात करें प्यारे बच्चों तो वो कितनी हो जाएगी, 50। लेकिन ICAR के अनुसार अगर अपन देखें प्यारे बच्चों तो कितनी है, 53। यहीं पे अपन लिख लेते हैं साथियों, ICAR के अनुसार अगर अपन बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या हो जाएगी 53, ठीक है। इंडियन सेंट्रल रिसर्च अनुसंधान केंद्र जो उसके अनुसार 53 मानी जा रही। बाकी राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल जो है उसके अनुसार कितनी मान रहे प्यारे बच्चों, तो अपन 50 मान रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अपन और भी देखते हैं साथियों कि अगर मैं ये कहूं कि गाय में जो वयस्क मादा होती है या वयस्क नर होता उनको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं गायों में वयस्क मादा को, गायों में जो वयस्क मादा जो होती है प्यारे बच्चों उसे अपन क्या कहते हैं, या तो उसे अपन गाय कहते हैं या उसे अपन बीपर कहेंगे। यानी वयस्क मादा जो होती है उसे अपन किस नाम से संबोधित करते हैं साथियों, तो या तो उसे अपन गाय कहेंगे या उसे अपन क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो उसे अपन बीपर कहेंगे साथियों, ठीक है। ये मादा की बात करें। लेकिन अगर मान लीजिए वयस्क नर है साथियों, अगर वयस्क मादा ना होकर वयस्क नर की अगर अपन बात करें साथियों तो उसे अपन किस नाम से संबोधित करते हैं, तो वयस्क नर को अपन सांड कहते हैं। यानी यहाँ पर अगर अपन इमेज के माध्यम से बात करें तो ये एक प्रकार की वयस्क जो है साथियों ये मादा है। और इसी के साथ में साथियों अगर अपन इस सांड की बात करें साथियों, यहाँ पर ये वयस्क नर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों, तो एक प्रकार से वयस्क नर हो गया। और अगर अपन नवजात बच्चे की बात करें कि गायों के नवजात जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, थोड़ा सा इसको भी अपन बड़ा कर देते, ये लीजिए। यहां रख लेते हैं, इनको यहां ले लेंगे और ये यहां पे ले लेते हैं, ठीक है साथियों। तो ये क्या हो जाएगी साथियों, ये तो हो जाएगी मादा, ये मादा हो जाएगा साथियों। और ये क्या हो जाएगा साथियों, नर। और ये हो जाएंगे साथियों के नवजात बच्चे, ठीक है। वैसे सब जानते हैं लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अपन बना लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। तो गाय में वयस्क मादा होगी उसे गाय या बिफर के नाम से जानेंगे, और जो वयस्क नर होता है उसे अपन सांड कहते हैं, और अपने ग्रामीण भाषा में तो अपन उसे साथियों के बेल भी कहते हैं, ठीक है।
मेल भी कहा जाता। अब देखा जाए कि नवजात बच्चा जो होता उस नवजात बच्चे को क्या कहेंगे, यानी कि यहाँ पर नवजात बच्चे की अगर बात आ रही है साथियों, गाय का नवजात जो बच्चा होता है उसे किस नाम से संबोधित करेंगे, तो वो कहलाएगा प्यारे बच्चों काफ। वो क्या कहलाएगा साथियों, काफ कहलाएगा। और अगर ये जो सांड है साथियों, इन सांड में अगर बधियाकृत नर है साथियों, ठीक है, तो उस बधियाकृत नर को अपन क्या कहेंगे साथियों, तो वो कहलाएगा बुल्लक कहलाएगा। ठीक है, यानी यहीं पे मैं लिखवा देता हूं कि बधियाकृत, बधियाकृत कि बधियाकृत नर जो है प्यारे बच्चों उसे किस नाम से संबोधित करेंगे, तो वो कहलाएगा साथियों बुल्लक। और ये जो बधियाकरण प्रणाली जो होती है साथियों, कि बधियाकरण प्रणाली, बधियाकरण प्रणाली, बधियाकरण प्रणाली या बधियाकरण की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जो है प्यारे बच्चों ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाएगी साथियों बुल्क लोक स्टीर, बुल्क लोक स्टीर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो नर होते हैं इनको जो बधियाकरण करते हैं प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, उसे बुल लोक स्टीर के नाम से जाना जाता है। और जो गाय का जो मांस होता है उसे क्या कहेंगे, तो गाय के मांस को बीफ कहेंगे। यानी गायों के मांस जो है साथियों, गाय के मांस की अगर अपन बात करें साथियों, तो गाय का मांस क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा प्यारे बच्चों बीफ। गाय का मांस बीफ कहलाएगा। यानी ये जो मादा है गाय, इसका जो मांस होगा प्यारे बच्चों उसे बीफ कहेंगे। और नवजात बच्चे के मांस की बात करें, नवजात यानी कि नवजात बच्चे का जो मांस है प्यारे बच्चों, बच्चे का जो मांस है उसे अपन किस नाम से संबोधित करेंगे, तो नवजात बच्चे का मांस है वो कहलाएगा साथियों का व्हील। नवजात बच्चे का मांस तो क्या कहलाएगा, व्हील। और गायों का जो मांस होता है उसे क्या कहेंगे साथियों, बीफ कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने अलग अलग देखा कि गाय में वयस्क मादा को क्या कहेंगे, तो उसे गाय या बीफर के नाम से संबोधित करेंगे। वयस्क नर को क्या कहेंगे, तो उसे अपन सांड कहेंगे। नवजात बच्चा क्या कहेंगे, काफ कहेंगे। बधियाकृत नर को क्या कहेंगे, बुल कहेंगे। बधियाकरण की जो प्रक्रिया होती है, जो सांड को जो बधियाकृत कर दिया जाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे अपन बुल लोक शीटर के नाम से जानेंगे। गाय के मांस को बीफ कहेंगे और बच्चों के मांस को व्हील कहेंगे। साथ ही साथ देखिएगा कि अगर मान लीजिए साथियों कोई भी गाय है एक बच्चे का जन्म देती है, मान लीजिए कोई गाय है और वो गाय एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो जो बच्चा उसमें अगर मादा है, एक तो या तो बच्चे का जन्म होगा नर के रूप में या मादा के रूप में होगा। तो जो मादा जो गाय होती है, जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है, वो जवान कब होता है, तो वो 24 से लेकर 36 माह की अवधि में जवान होता है। यानी एक जो छोटी बच्ची थी गाय की, वो जवान यानी कि यौवन आरंभ जो है उसका वो कब से माना जाता, तो 24 से लेकर 36 माह की जो गाय होती उसका यौवन आरंभ माना जाता। तो ये भी आप लिख लीजिए, गायों में यौवन आरंभ, गायों में यौवन यौवन आरंभ जो प्यारे बच्चों 24 से 36 माह में, ठीक है। यानी कि ये बात हो रही प्यारे बच्चों को 2 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से 3 वर्ष की जो बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसके बारे में अपन बात, 2 से 3 साल की जो गाय होती वो जवान मानी जाएगी साथियों। ठीक है, इसी के बाद में अगर मान लीजिए कोई भी गाय जो है वो जवान हो चुकी है, तो जाहिर सी बात वो मादा है, तो वो एक प्रजनन के लिए तैयार हो गई। अब प्रजनन के लिए जब गाय तैयार हो जाती है तो उसमें क्या है कि मध्यकाल की स्थिति बनती है। मध्यकाल क्या होता है साथियों, गायों में जो है संभोग की जो प्रक्रिया उत्तेजित होती है उसे अपन मध्यकाल कहते हैं। यानी गायों में जो मध्यकाल जो होता है प्यारे बच्चों, इसकी अवधि क्या होगी, मध्यकाल की अवधि, कि गायों में मध्यकाल की अवधि की अगर बात करें कि ये कितने समय का होता है, तो गायों में मध्यकाल जो है प्यारे बच्चों 12 से 18 घंटे का होगा। यानी मध्यकाल जो है वो 12 से 18 घंटे जो है प्यारे बच्चों, घंटे तक। ठीक है, 12 से 18 घंटे। यानी कि एक जो जवान या यौवन जो प्रारंभ हो चुका है जिस गाय का, उसमें जो
मध्यकाल की जो प्रक्रिया होगी वो 12 से 18 घंटे में होगी। 12 से 18 घंटे के दौरान क्या होगा कि जो वयस्क जो मादा गाय है वो अपनी पूंछ को हिलाने लगती है, उसकी योनि से जो है तरल पदार्थ निकलने लगता है। तो ऐसी स्थिति यानी कि वो संभोग के लिए उत्तेजित होती है, या अपन उसे कह सकते हैं हीट पे होती है। तो इस अवस्था में क्या होगा कि उस वयस्क मादा जो है उसे वयस्क नर के साथ अपन को क्या करवाना होगा, संपर्क करवाना होगा। मान लीजिए आपने किसी भी कारणवश उसे संपर्क कराने में अपने देरी की, तो फिर वापस ऐसी ही प्रक्रिया उस गाय में दोबारा कितने दिनों बाद में देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलेगी 19 से 21 दिन बाद। वैसी वापस उस गाय के अंदर संभोग की प्रक्रिया जागृत होगी। ठीक है, तो उस जो वापस जब जागृत हो रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे कहेंगे साथियों के मध्य चक्र। यानी कि ये क्या कहलाएगा साथियों के मध्य चक्र की अपन यहाँ पर बात करें। मध्य चक्र जो है प्यारे बच्चों ये कितने दिन बाद आता, तो 19 दिन से 21वें दिन, 19 से 21 दिन बाद, यानी 19 से 21 दिन बाद जो है 21 दिन बाद की ये स्थिति बनेगी साथियों। ठीक है, यानी पहले मध्यकाल आया था जो 12 से 18 घंटे तक रहा था, गाय में उत्तेजना बढ़ी थी, लेकिन आपने सांड के साथ उनके संपर्क नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, तो फिर वापस ऐसी स्थिति 19 से 21वें दिन बाद जो साथियों ऐसी स्थिति बनेगी। अब मान लीजिए आपने गाय को जो है सांड के साथ संपर्क करवाया, तो वो दोनों में आपस में संभोग की स्थिति होगी, यानी वो संभोग करेंगे। तो वो जो गायों में जो संभोग करने की जो प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहेंगे, तो यानी कि वो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, सर्विंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अपन लिख लेते हैं। गायों में संभोग की क्रिया, गायों में संभोग संभोग की क्रिया जो है, क्रिया को सर्विंग कहते हैं। ठीक है, कि गायों में संभोग की क्रिया जो है उसे क्या कहेंगे साथियों, सर्विंग कहेंगे। अब वयस्क नर और वयस्क मादा के द्वारा जो संभोग किया गया, अगर संभोग ठीक रहा तो उनमें क्या होता है कि गाय जो है वो गर्भ धारण कर लेती है। अब गायों का जो गर्भ धारण करने का जो गर्भ काल जो होता है वो कितने दिनों का होता है, तो गायों में गर्भ काल 281 दिनों का होगा। यानी कि गायों का जो गर्भ काल है वो कितने दिनों का होगा, तो 281 दिन। ये भी लिख लीजिए, गर्भ काल। गर्भ काल अवधि की अगर बात करें साथियों, गर्भकाल अवधि जो है ये कितने दिनों की रहेगी साथियों, तो ये रहेगी साथियों के 281 दिन के। गायों में गर्भ धारण जो है यानी कि गर्भकाल की अवधि कितनी होती है साथियों, तो 281 दिन का रहेगा। एक यहाँ पर आप ये भी बिंदु याद रखिएगा साथियों, इनको अपन वापस स्क्रॉल कर लेंगे नीचे की तरफ। देखो, ऐसी गाय जो कुछ महीनों बाद एक बच्चे को जन्म देने वाली है, यानी ऐसी गाय की अपन बात करें जो कुछ महीने बाद एक बच्चे को जन्म देने वाली, यानी कि वो ब्याने वाली होती है, तो उस गाय को किस नाम से संबोधित करते, तो उसे कहते हैं स्प्रिंज गाय। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए साथियों, स्प्रिंज स्प्रिंज गाय जो है प्यारे बच्चों ये किसे कहेंगे, तो स्प्रिंज गाय कहेंगे ऐसी गाय। कौन सी गाय साथियों, कि ऐसी गाय जो कुछ महीने बाद, ऐसी गाय जो कुछ महीने बाद जो है प्यारे बच्चों, कुछ महीने बाद बच्चे को या शिशु को जन्म देने वाली हो साथियों। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, तो उसे स्पिंज गाय कहेंगे। और एक और ध्यान दीजिएगा साथियों कि अगर मान लीजिए इस गाय में जो बच्चे को या प्रसव को जो जन्म देने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे कोविंग। यानी अगर आप लोगों से ये पूछा जाए साथियों कि कोविंग किसे कहेंगे, कोविंग 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 जो है गायों में जो है प्यारे बच्चों, गायों में प्रसव क्रिया प्रसव क्रिया जो है प्यारे बच्चों, क्रिया को
कोविंग कहेंगे। यानी कि आप किसी गांव में जा रहे हो, वहां पर कोई गाय एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो उसे अपन क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो उसे अपन कहेंगे कोविंग। जैसे आप हॉस्पिटल पे जाते हो, अपने परिवारजन में किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति के अगर लड़का लड़की होते हैं, तो अपन देखते हैं कि वहां पर अपन कहते हैं डिलीवरी हुई आज हमारे, है ना। तो वो इस प्रकार से क्या है कि गायों में जो एक बच्चे को जन्म दे रही है, प्रसव जो हो रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे साथियों? तो कोविंग कहेंगे। देखो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्विंग किसे कहेंगे, ये कोविंग किसे कहेंगे, स्प्रिंज किसे कहेंगे। इसी के साथ में एक बिंदु आपने देखा कि गायों में यौन आरंभ कब से प्रारंभ हुआ? 24 से 36 माह बाद हुआ, यानी कि 2 से 3 साल बाद एक गाय जवान होती है। मध्यकाल 12 से लेकर 18 घंटे का, या मध्य चक्र 19 से 21वें दिन के बीच में आता है। और गायों में संभोग की क्रिया को अपन सर्विंग कह रहे हैं। गर्भ काल की अवधि 281 दिन का होता है। स्पिंज गाय उसे कहते हैं कि ऐसी गाय जो कुछ महीनों बाद एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उसे कहते हैं कोविंग। क्या कहते हैं कि गाय जो बच्चे को जन्म देती है, तो उस क्रिया को अपन, उस प्रक्रिया को जो होते हैं साथियों, उसे कोविंग कहते हैं। अब साथ ही साथ में एक बिंदु और है साथियों, और ये भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या होगा कि ऐसी गाय, यानी कि वो जो मादा जो जवान हुई थी, उसने जो पहली बार एक बच्चे को, वो पहली बार गर्भित हुई है और पहली बार एक बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे प्रेमी पेरस के नाम से जाना जाएगा। यानी अगर आपके सामने ये आ जाए साथियों कि प्रेमी पेरस, प्रेमी पेरस, ये प्रेमी पेरस क्या होता है साथियों? तो इसमें होगा ऐसी गाय, ऐसी गाय, ऐसी गाय जो पहली बार, ऐसी गाय जो पहली बार गर्भित होकर, गर्भित हुई हो तथा पहली बार, पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो। ठीक है, यानी कि प्रेमी पेरिस किस नाम किसे जाना जाएगा? तो प्रेमी पेरिस उसे कहेंगे कि ऐसी गाय की अपन बात कर रहे हैं जो पहली बार तो गर्भित हुई हो और पहली बार एक वो बच्चे को जन्म देने जा रही है, तो उस गाय को प्रेमी पेरिस के नाम से जानेंगे। साथ ही साथ डाउन कावर के नाम से भी एक संबोधित करते हैं कि डाउन कावर किसे कहेंगे। तो देखो ये एक एक शब्द है, इनको आपको विशेष तौर पे याद रखना होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए साथियों कि डाउन कावर, ये डाउन कावर जो है साथियों, ये क्या होगा? डाउन कावर में ये होगा कि ऐसी गाय की बात करें जो दूध नहीं देती हो, यानी ऐसी गाय है अपने घर पे जो दूध नहीं दे रही है लेकिन वो गर्भित है। आपने देखा होगा कि गायों में क्या होता है कि गाय गाय जो होती है वो गर्भ धारण करने के बाद भी काफी महीनों तक वो दूध देती रहती है। और बहुत सी गायें ऐसी देखने को मिलती है कि जैसे कि 2 से महीने भर के बाद में वो एक नए बच्चे का जन्म दे रही होती है, लेकिन उससे पहले महीने भर पहले भी वो दूध दे रही होती है। लेकिन अपन किस गाय की बात कर रहे हैं? कि अपन ऐसी गाय की बात कर रहे हैं जो दूध नहीं दे रही हो लेकिन गर्भित है वो। मतलब ये उस गाय की बात कर रहे हैं जो पहली बार गर्भित हुई हो। भाई जो पहली बार गर्भित हो रही वो तो आपको पहले तो दूध नहीं दे रही थी, लेकिन अब वो जब बच्चे को जन्म देगी तो उसके बाद वो दूध देना प्रारंभ करेगी। तो अपन डाउन कावर जो है वो किसे कहेंगे साथियों? कि ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है परंतु वो क्या है? गर्भित है, यानी कि अब वो एक बच्चे को जन्म देगी, मतलब पहली बार वो ब्याने जा रही है साथियों। ठीक है, तो ऐसी गाय जो दूध नहीं देती हो परंतु वह गर्भित हो। ठीक है, ऐसी गाय जो दूध नहीं देती हो परंतु वो गर्भित हो। और बहुत सी बार आपने देखा होगा कि गाय जो है अपन गायों के नजदीक से गुजर रहे होते हैं या के आसपास किसी सड़क मार्ग से गुजरे होते तो गाय अपने बछड़े के लिए या अपने मालिक के लिए चिल्ला रही होती है। जैसे अपन चिल्ला आवाज लगाते हैं ना, वैसे गायों भी आवाज लगाती है। तो गायों की जो आवाज होती है उसे किस नाम से संबोधित करेंगे? तो वो बेलो विंग कहते हैं साथियों। गाय की आवाज को बेलो विंग कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेलो विंग, तो बेलो विंग जो है प्यारे बच्चों ये किसे कहेंगे? तो ये कहा जाता है साथियों गाय की आवाज। कि गाय की आवाज जो है साथियों उसे अपन कहेंगे आवाज को।
आवाज को बेलोविंग कहते हैं। गाय जो चिल्लाती है उसे बेलोविंग कहते हैं। और गाय का परिवार जो होता है यानी एक समूह होता है, उस समूह को अपन क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे केटल। कि गाय के परिवार को क्या कहेंगे तो गाय का परिवार केटल कहलाता है। ये भी लिख लीजिए, केटल। केटल ये क्या हो जाएगा साथियों, तो ये गाय का परिवार। गाय का परिवार जो है प्यारे बच्चों, इसे अपन केटल कहेंगे। और चिल्लाने को क्या कहेंगे, बेलोविंग कहेंगे। साथ ही साथ अगर अपन गाय की पूंछ को अपन हटा देते हैं या किसी कारणवश गाय की पूंछ कट जाती है या काट देते हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे डाकिंग। ठीक है, गाय की पूंछ को हटाना डाकिंग कहलाएगा। गाय पहले डी लिखते हैं डाकिंग। गाय की पूंछ हटाना, गाय की पूंछ जो होती है प्यारे बच्चों, पूंछ हटाना, डाकिंग कहलाएगा। ठीक है, अभी इसमें और भी लिखेंगे। गाय की पूंछ जो है उसको हटा दे तो वो क्या कहलाएगी साथियों, डाकिंग कहलाएगी। और गायों का जो समूह होता है उसे अपन कहते हैं हर्ड, यानी कि गायों का जो झुंड होगा उसे क्या कहेंगे तो झुंड। एक इमेज है, इसके माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर ये गायों का समूह है, ये बैठा हुआ है, एक झुंड है। गायों का झुंड या समूह जो है इसे अपन हर्ड कहेंगे। गायों के समूह को, गायों के समूह को, समूह को क्या कहेंगे साथियों, तो ये कहलाएगा हर्ड। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं कि गायों के आवास को, अगर आपसे ये पूछा जाए साथियों कि गायों के आवास, गायों के जो आवास जो है प्यारे बच्चों, इस आवास को क्या कहेंगे, कि गाय जहां पर निवास करती है उस आवास को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे शेड, या उसे आप कह सकते हो बरन, या उसे कह सकते हो बायर। यानी कि आवास जो है प्यारे बच्चों उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। या तो शेड कहिए, या उसे आप कहिए साथियों को बरन कहिए, या उसे कहिए साथियों को बायर के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, जैसे इस इमेज के माध्यम से देखो, यहां पर आप देख पाओगे, ये देखो ये आवास है, ये क्या साथियों, आवास। यानी ये गायों का क्या हो गया, तो यहां पर गायों का हो जाएगा साथियों का आवास। ये गायों का आवास है, टिन शेड लगे हुए। और ये गायों का क्या है प्यारे बच्चों, तो ये झुंड है, वो गायों का झुंड है जो बैठा हुआ। और ये भी गायों का क्या हो जाएगा, आवास। आवास को क्या कहेंगे, शेड, बर्न या बाहर कहेंगे। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि गायों में श्वसन दर कितनी होती है, तो 20 से 25 प्रति मिनट। श्वसन दर की अगर यहाँ पर बात की जाए, ये भी लिखवा देते हैं, श्वसन दर, कि गायों में श्वसन दर की बात करें साथियों, तो ये हो जाएगी 20 से 25 मिनट जो है प्यारे बच्चों, ये गायों में श्वसन प्रति मिनट की अपन यहाँ पर बात करें कि गायों में श्वसन दर क्या होती है, तो 20 से 25 मिनट प्रति। ठीक है, इसी के साथ में अब गायों के कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, उनसे संबंधित अपन बात करते हैं। इसके लिए अपन को राजस्थान मानचित्र लेके आना साथियों। यहाँ पे एक काम करते हैं, अपन राजस्थान का मानचित्र लेके आते हैं। ये आपका राजस्थान का मानचित्र है। इस पे अपन थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। इस मानचित्र पे यहीं पे लिखेंगे। देखो सबसे पहले जिसके बारे में अपन लिखने वाले हैं कि गायों में जो कुछ केंद्र है या अनुसंधान संस्थाएं, हालांकि अपन नस्लों के हिसाब से अलग अलग अपन प्रजनन केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक स्तर पे है उन सभी को अपन देख लेते हैं। जैसे कि केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म को या केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म को, तो वो आपके सूरतगढ़ गंगानगर में। यानी साथियों यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम हो जाएगा सूरतगढ़, और यहाँ पर एक स्थान हो जाएगा साथियों नौहर। देखो अलग अलग लिखा, पहले मैं इस केंद्र के बारे में लिखा रहा हूं। यहां पर लिखेंगे साथियों के केंद्रीय, यानी ये कौन सा हो जाएगा साथियों, तो ये केंद्रीय मवेशी। यानी यहां पर अपन मवेशी भी लिख सकते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं साथियों के पशु। केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म या केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म की अपन बात कर रहे हैं। केंद्रीय मवेशी या पशु प्रजनन जो है साथियों फार्म की अपन बात करें, प्रजनन फार्म, ये कहां पर है प्यारे बच्चों, तो ये है आपके सूरतगढ़। और सूरतगढ़ जो है प्यारे बच्चों ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है, तो सूरतगढ़ आपके गंगानगर जिले से संबंधित है।
जबकि यहाँ पर जिसकी बात मैं कर रहा हूं साथियों, ये क्या हो जाएगा, तो ये गोवंश की बात कर रहे हैं, गोवंश। यानी ये कौन सा साथियों, तो गोवंश परिपालन की अगर अपन बात करेंगे साथियों, का गोवंश परिपालन केंद्र जो है साथियों, ये कहाँ पर है, तो ये गोवंश परिपालन केंद्र आपके नौहर में है। और नौहर कहाँ पर स्थित है साथियों, तो नौहर आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। देखो मैंने आपको कहा है कि अपन हर गाय का जो प्रजनन केंद्र होगा नस्ल के अनुसार वो सब अलग अलग देखेंगे। यहाँ पर अपन जो सभी गायों से संबंधित है उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ अपन देखेंगे गोवंश संवर्धन फार्म की बात करें, यानी कि गोवंश। देखो साथियों, यहाँ पर जयपुर है और जयपुर में ये बस्ती हो जाएगा साथियों। यहाँ पर क्या स्थित है, तो यहाँ है साथियों को गोवंश, यानी कि गोवंश संवर्धन फार्म। गोवंश संवर्धन की अगर अपन बात करें साथियों, गोवंश संवर्धन फार्म जो है साथियों, ये कहाँ पर है, तो ये रहेगा आपके बस्सी में। राजस्थान का प्रथम गोवंश संवर्धन फार्म बस्सी, और बस्सी जो है साथियों ये आपके जयपुर ग्रामीण जिले से संबंधित। भाई जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण हो गए ना, तो ये जयपुर ग्रामीण से संबंधित। गोवंश संवर्धन फार्म जो ये आपके बस्सी जयपुर में स्थित है। संवर्धन फार्म जो है प्यारे बच्चों, इसे आप और किस नाम से जान सकते हो, तो इसे आप कह सकते हो साथियों के सीमन बैंक। ये क्या कहलाएगा साथियों, तो इसे आप सीमन बैंक कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो साथियों का वीर्य बैंक। सीमन बैंक या वीर्य बैंक की अपन बात कर रहे हैं। और ये राज्य का प्रथम है, ये भी आप थोड़ा ध्यान देना, राज्य जो प्यारे बच्चों का राज्य का प्रथम। राजस्थान का प्रथम गोवंश संवर्धन फार्म या सीमन बैंक या वीर्य बैंक जो साथियों ये कहां पर है, तो ये आपके बस्सी जयपुर ग्रामीण से संबंधित है साथियों। हाँ, दूसरा खींचियान पर प्रस्तावित है, हालांकि अब तो लग चुका। दूसरा अगर पूछा जाए तो खींचियान, खींचियान जो है वहां पर स्थित है, जो जोधपुर ग्रामीण से संबंधित होगा। लेकिन अभी उसका ना तो वो जोधपुर, आप खींचियान याद रखिएगा, दूसरा खींचियान पे हो सकता है वो फलोदी हो सकता है, जोधपुर ग्रामीण हो सकता है, जोधपुर शहरी, अपन लिख लेंगे आगे चलकर। लेकिन फिलहाल दूसरा पूछा जाए तो खींचियान याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि यहाँ पर एक और जिला है साथियों, ये जिला कौन सा, तो इस जिले का नाम हो जाएगा साथियों का सांचौर है। और इस सांचौर में क्या क्या है, तो सांचौर में जो है प्यारे बच्चों, इस सांचौर से संबंधित बिंदुओं की अपन बात करें, यानी कि यहाँ पर पहला तो हो जाएगा साथियों का गोमूत्र। ये गोमूत्र बैंक की अगर अपन बात करें साथियों, तो गोमूत्र बैंक सांचौर में। कि गोमूत्र बैंक वो कहां पर साथियों, तो सांचौर में स्थित है। दूसरा हो जाएगा साथियों की भारत की प्रथम, यहीं पर क्या साथियों के भारत की प्रथम, कि भारत की प्रथम जो है साथियों का, भारत की प्रथम गोमूत्र रिफाइनरी का, भारत की पहली गोमूत्र रिफाइनरी की अगर अपन बात करेंगे साथियों का, रिफाइनरी, तो वो भी कहां पर है, सांचौर में। इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों को, 3 मई 2015 को देश की पहली गोमूत्र रिफाइनरी की स्थापना हुई थी। सांचौर जालोर, यहाँ भारत की प्रथम गोमूत्र रिफाइनरी जिसकी स्थापना 3 मई 2015 को हुई थी, और यहीं पर गोमूत्र बैंक है। हाँ, ये अलग विषय है साथियों कि यहाँ पर जैसलमेर का एक स्थान है जिसका नाम हो जाएगा साथियों का पोखरण। ये पोखरण जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या स्थित है, तो यहाँ पर चारा बैंक की अपन बात कर रहे हैं, कि चारा बैंक के बारे में पूछा जाए तो पोखरण जैसलमेर से संबंधित है, लेकिन अपन गोमूत्र बैंक की यहाँ पर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अपन आगे चलते हैं कि अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि गोमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना, यहीं पर, यहाँ एक स्थान है, ये आपके जयपुर के पास में, यहाँ पर एक स्थान है गोमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना। गोमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना। गोमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना की अगर बात की जाए साथियों, तो ये कहां पर है, तो ये हो जाएगा साथियों का हिंगोनिया, यानी गोमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना जो है वो आपके हिंगोनिया में। हाँ, इस सांचौर में, ये जो सांचौर जो आप लिख रहे हो, इस सांचौर में एक स्थान का नाम है साथियों, और वो कौन सी जगह की बात कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर एक स्थान का नाम हो जाएगा पथमेड़ा। ये कौन सी जगह साथियों, तो पथमेड़ा। ये पथमेड़ा कौन से जिले से संबंधित है, तो यहाँ पर ये सांचौर जिले से संबंधित। इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ पर है प्यारे बच्चों का राष्ट्रीय कामधेनु। यहाँ पर क्या स्थित
स्थित है? राष्ट्रीय कामधेनु जो है साथियों, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ पर है? तो ये पथमेड़ा जालोर है। और यहीं पर क्या है प्यारे बच्चों के राज्य की सबसे बड़ी, राज्य की जो है प्यारे बच्चों, राज्य की सबसे बड़ी, राज्य की सबसे बड़ी गौशाला, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला जो है प्यारे बच्चों वो कौन सी है? तो उसका नाम है साथियों का आनंद वन। ये आनंद वन गौशाला है साथियों। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? तो आनंद वन गौशाला है जो पथमेड़ा जालोर में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? तो वो आपके आनंद वन गौशाला है जो पथमेड़ा जालोर में स्थित है। और राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय ये भी कहां पर है साथियों? तो ये भी आपके पथमेड़ा जालोर में। इसी के साथ में आगे चलते हैं कि गौशालाओं की जो सर्वोच्च संस्था की बात करें कि गौशालाओं की जो सर्वोच्च संस्था है वो कहां पर है? तो वो आपके पिंजरापोल में स्थित है। चलो वो आगे लिखाता हूं, 2 पॉइंट अलग से लिखते हैं। यहां लिखते हैं गौशालाओं की, गौशालाओं की सर्वोच्च संस्था, कि गौशालाओं की जो सर्वोच्च संस्था की अगर अपन बात करें साथियों तो ये कहां पर है? तो ये रहेगी साथियों का पिंजरा, यानी कि पिंजरा पोल जो है प्यारे बच्चों इससे संबंध, पिंजरा पोल है यहाँ पर गौशालाओं की सर्वोच्च संस्था है। साथ ही साथ आप लोगों से ये पूछा जाए कि राजस्थान है, यानी कि राजस्थान जो है प्यारे बच्चों का राजस्थान का प्रथम गाय अभ्यारण्य जो है प्यारे बच्चों, राजस्थान का प्रथम गाय अभ्यारण्य कहां पर प्रस्तावित है साथियों? तो राजस्थान का प्रथम गाय अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित हो जाएगा? तो ये प्रस्तावित हो जाएगा साथियों का बीकानेर में। राजस्थान का प्रथम गाय अभ्यारण्य जो है प्यारे बच्चों ये बीकानेर में प्रस्तावित है। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप लोगों को ये पूछा जाए, जैसे कि साथियों ये आपका भारतीय भूभाग हो गया, ये आपका भारत हो गया साथियों। इस भारत में पश्चिम बंगाल, ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाला बात, और यहाँ पर इस प्रकार से अपन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों से ये पूछा जाए साथियों, ठीक है, तो देखो ये आपने देखा कि ये आपका भारतीय भूभाग हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूं कि विश्व में सर्वाधिक, ध्यान देना, विश्व में सर्वाधिक गायें जो है प्यारे बच्चों ये कहां पर है? तो विश्व में सबसे अधिक गायें ब्राजील में, और ब्राजील के बाद में दूसरे स्थान पे जो है वो आपका देश कौन सा हो जाएगा? भारत। यानी कि गाय पालन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। विश्व में सर्वाधिक गायों वाला देश ब्राजील, ब्राजील के बाद में भारत है, यानी भारत का सेकेंड स्थान है, फर्स्ट स्थान जो साथियों ब्राजील का है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक गायें कहां पर है? तो भारत में सबसे अधिक गायें पश्चिमी बंगाल में, भारत में पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक गायें। वैसे कहते हैं कि भारत में कुल गायें कितनी साथियों, यानी वैसे अगर भारत में देखा जाए कि भारत में कुल गायों की संख्या कितने है, देखो भारत में सबसे अधिक गायें कहां पर? पश्चिम बंगाल। भारत में कुल गायों की संख्या कितनी प्यारे बच्चों? तो 19.34 करोड़ जो है साथियों, ये भारत में गायों की संख्या 19.34 करोड़ कुल गाय। तो भारत में कुल कितनी गायें साथियों? तो 19.34 करोड़ गायें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे राजस्थान के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर राजस्थान है, और राजस्थान में वैसे सबसे अधिक गायें कहाँ पर है? तो राजस्थान में सर्वाधिक गायों वाला जिला जो साथियों वो कौन सा है? तो बीकानेर है। राजस्थान में सर्वाधिक गायें बीकानेर में है। और राजस्थान में अगर कुल गायों की बात करें, राजस्थान में जो कुल गायें 1.39 करोड़ जो है प्यारे बच्चों ये राजस्थान में गायें निवास करती है, जबकि पश्चिम बंगाल में 1.91 करोड़ गाय जो है प्यारे बच्चों वो आपके पश्चिमी बंगाल में निवास करती है। यानी विश्व में सर्वाधिक गायें ब्राजील भारत में है। और यहीं पे साथियों आपको ये पूछ लिया जाए कि भारत में, तो भारत में सर्वाधिक गायों वाला राज्य कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा प्यारे बच्चों पश्चिमी बंगाल। और यहीं पर आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्वाधिक गायों वाला जिला जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा रहेगा? तो वो आपका बीकानेर रहेगा।
ठीक है। इसी के साथ में ये वो एक पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा विशेष तौर पे कि विश्व में सर्वाधिक, यानी देखो साथियों कि विश्व में सर्वाधिक विश्व व भारत, ऐसा करो विश्व व भारत लिखो, विश्व व भारत में सर्वाधिक पाला जाने वाला जो है प्यारे बच्चों, पाला जाने वाला पशु अगर आप लोगों से पूछे प्यारे बच्चों, तो विश्व में सर्वाधिक पाला जाने वाला पशु जो है वो कौन सा प्यारे बच्चों, तो वो पशु आपका गाय है। कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाला जाने वाला जो पशु है वो कौन सा साथियों, तो गाय है। भारत में सर्वाधिक पाला जाने वाला पशु जो है वो भी कौन सा साथियों, गाय है। हाँ, राजस्थान में अलग विषय आ जाता। राजस्थान में सर्वाधिक पाला जाने वाला पशु जो है वो अपन बकरी की बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पाला जाने वाला पशु जो है वो बकरी रहेगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर अपने एक बार एक काम करते हैं, यहाँ तक मैं आप लोगों को वापस प्रारंभ से लेकर यहाँ तक लेके आता हूँ। साथियों ध्यान दीजिएगा, अपन पशुपालन पढ़ रहे हैं जो आपके पशु परिचार का भाग भी है, इसी के साथ में आपके एग्रीकल्चर भी ये काम आएगा, और इसी के अलावा जो साथियों देखो जीके में भी काम आएगा। नस्ल किसे कहते हैं, तो एक ही वंश के पशुओं का समूह जो सामान्य आकार, आकृति, रंग, रूप, लक्षण तथा उपयोगिता में समानता पाई जाती है तो उसे अपन नस्ल कहते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा झुंड बैठा हुआ था, उसमें सभी के सींग एक जैसे, कलर एक जैसे, कद काठी एक जैसी है, तो इसका मतलब ये एक प्रकार की नस्ल है। ये किसकी नस्ल है, तो प्यारे बच्चों ये आपके गाय की नस्ल है साथ, ये पूरी गाय की नस्लें बैठी हुई है। गाय की जो है उसमें जूलॉजिकल नेम क्या, तो बोस इंडिकस है, ये भारतीय गायों का, बोस गौरस विदेशी गायों का, बोस टोरस ये जंगली गायें विदेशी गायों में आती है ना। इसके भारतीय गायों में हम्प होगी और विदेशी गायों में हम्प नहीं होती साथियों। इसके अलावा इन गायों का जगत कौन सा साथियों, तो गाय जो है यानी कि ये अपन बात आ रही गायों की, यहाँ पे लिख दीजिए आप गायों में प्रमुख। गाय में प्रमुख अगर देखा जाए तो इनका जगत कौन सा है, यानी गाय किस जगत का है, तो ये जंतु जगत में आता है। इनका संघ को रेडेटा होता, वर्ग जो है प्यारे बच्चे इनका स्तनधारी होता है, इनका गण जो है आर्टियोडेका टाइला होगा, और वंश जो प्यारे बच्चे इनका बोश होगा, कुल इनका बोविडी होगा। गुणसूत्रों की संख्या इसमें 60 होती है, जो भारतीय गायों में, विदेशी गायों में 58 होगी साथियों। और राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ पर है, तो ये आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। इनके अनुसार गायों में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है साथियों, तो मान्यता प्राप्त नस्लें जो है वो कितनी आ जाएगी, 50 और 3 और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये अपने देखा साथियों गाय में वयस्क मादा को क्या कहेंगे, नर को क्या कहेंगे, नवजात बच्चे को क्या कहेंगे, बधियाकृत नर है उसे क्या कहेंगे। बधियाकृत करने की जो प्रक्रिया होती है, एक नर जो होता है उसको बधियाकृत करे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी है। गायों के मांस को क्या कहते हैं, नर के जो बच्चा होता है उसके मांस को क्या कहते हैं, गायों में यौन आरंभ कब होता है, बच्चे देने की प्रक्रिया, वो सारी बातें अपन यहाँ पर एक एक करके पढ़ी। इसी के साथ में यहाँ पर अपन ने गायों की अन्य विशेषता देखी। यहाँ पर जो आवास के बारे में बात हुई, यहाँ पे अनुसंधान केंद्रों के बारे में बात हुई, ये सर्वाधिक न्यूनतम की बात हुई। और अब जो अपन गायों की नस्ल का वर्गीकरण कर रहे हैं साथियों, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। यहां पर क्या बात हो रही साथियों, उपयोगिता, गायों में उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, यानी उपयोगिता के आधार पर गायों में अगर अपन वर्गीकरण की बात करें साथियों, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे कि जैसे मुख्य रूप से अपन इनको 3 खंडों में पढ़ेंगे। उपयोगिता के आधार पर अपन इसको एक काम करेंगे, 3 भागों में पढ़ लेंगे साथियों। ठीक है, अब वो 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखो उपयोगिता के हिसाब से अगर अपन 3 खंड कर रहे हैं तो उसमें एक तो हो जाएगी दुधारू गाय। पहली जो साथियों यहां पर अपन लिख लेते हैं दुधारू, यानी कि जिनसे अपन को दूध प्राप्त होगा। और एक हो जाएगी साथियों दिकाजी, यानी कि 2 काम में उपयोग है, यानी दूध के रूप में भी उसको अपन काम ले सकते हैं, मांस वगैरह के लिए भी
काम ले सकते हैं साथियों। और एक होती भारवाहक, यानी कि भारवाहक जो जिनको भार ढोने के रूप में भी अपन काम लेते हैं साथियों, गायों का उपयोग करते हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे अगर मैं दुधारू गायों की श्रेणी में देखूं साथियों, तो दुधारू गायों में जैसे कि साहीवाल, कौन सी गाय आएगी साथियों? एक तो आपके साहीवाल नस्ल की बात होगी। साहीवाल के अलावा प्यारे बच्चों यहाँ पर एक नस्ल और लिख लीजिए आप, सिंधी नस्ल की बात होगी। एक आप यहाँ पर जो है साथियों गिर गाय की बात करें, एक राठी लिख लीजिए, राठी हो जाएगी। राठी के अलावा साथियों देवनी हो जाएगी, और देवनी के अलावा प्यारे बच्चों यहाँ पर गिर हो जाएगी। ये गाय की नस्लें जो है ये आपके दुधारू पशुओं की नस्लों में शामिल रहेगी। ठीक है। इसके अलावा दी काजी जो होती है प्यारे बच्चों, यानी कि दो दो रूप से उपयोग ले सकते हैं, दुधारू में भी ले सकते हैं, मांस के रूप में भी ले सकते हैं, या फिर अपन उनको भारवाहक के रूप में भी काम ले सकते हैं। ऐसी गाय में कौन कौन सी गायें आती है साथियों, तो उनके नाम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि कांकरेज। एक तो कौन सी गाय हो जाएगी साथियों? कांकरेज, ये आपके कांकरेज हो जाएगी। कांकरेज के अलावा साथियों का थार पारकर, ये आपके थार पारकर हो गई। थार पारकर के अलावा साथियों यहाँ पर हरियाणी, ये आपके हरियाणी हो गई, यानी कांकरेज, थार पारकर, हरियाणी, मेवाती, निमाड़ी, यानी कि मेवाती। एक कौन सी हो जाएगी साथियों? तो मेवाती, मेवाती। मेवाती के अलावा साथियों निमाड़ी, निमाड़ी। एक हो जाएगी साथियों का कृष्णा, कृष्णा घाटी, ये कृष्णागिरी मत कर देना, ये कृष्णा घाटी की बात हो रही। डांगी, सीरी, यानी कि एक यहाँ पर डांगी नाम से लिख लीजिए, एक नाम आप लिख लीजिए प्यारे बच्चों के सीरी। डांगी हो गई, सीरी होगी, कृष्णा घाटी, निमाड़ी, मेवाती। एक हो जाएगी गाबलाव। गाबलाव भी एक गाय की नस्ल है जो आपकी दी काजी में आती है, और एक अंगोल। गाबलाव हो गई, अंगोर होगी, और एक पुंगा नूर हो गई साथियों, यानी कि यहाँ पर गाबलाव हो जाएगी, एक आपके साथियों का अंगोल हो जाएगी, और एक हो जाएगी साथियों का पुंगा नूर, पुंगा नूर। ये सारी की सारी जो प्यारे बच्चों ये क्या है, तो ये दी काजी गाय की नस्लों में शामिल आती। अब अपन बात करते हैं कि वह गाय जो भारवाहक के रूप में काम आती। जैसे भारवाहक में साथियों का अमृत महल, अमृत महल जो है प्यारे बच्चों ये सबसे प्रमुख है। अमृत महल के अलावा साथियों एक हो जाएगी आपके नागौरी, ये नागौरी भी प्रमुख है। अमृत महल हो गई, नागौरी हो जाएगी, बसूर पंवार, यानी कि एक हो जाएगी आपके बसूर, ये कौन सी हो जाएगी? बसूर। एक कौन सी हो जाएगी साथियों? तो यहाँ पर पंवार हो जाएगी। बसूर हो गई, पंवार हो गई। एक हो जाएगी साथियों गंगा तीरी, गंगा तीरी हो जाएगी। एक हो जाएगी साथियों हल्लीहर, गंगा तीरी हो जाएगी, हल्लीहर हो जाएगी, बसूर हो जाएगी, नागौरी हो जाएगी। केन कथा, केन कथा का नाम भी सुना होगा, केन कथा या कंगायम, केन कथा, कंगायम, खेरीगढ़, यानी केन कथा। एक नाम कौन सा हो जाएगा साथियों? केन कथा। और एक आप लिख लीजिए साथियों कंगायम, कंगायम। और एक लिख लीजिए साथियों का खेरीगढ़, ये खेरीगढ़ भी गाय की नस्ल है साथियों। इसके अलावा मालवी जो आपके राजस्थान मध्य प्रदेश से संबंधित आएगी, वो कौन सी हो जाएगी साथियों? तो यहाँ पर मालवी। ये आदि जो नस्लें प्यारे बच्चों वो आपके भारवाहक के रूप में काम आती है। वैसे श्रेष्ठ जो है साथियों, अगर अपन इनमें श्रेष्ठ की बात करें तो साथियों ये सर्वश्रेष्ठ, यानी ये जो है साथियों ये क्या हो जाएगी? तो ये आपके सर्वश्रेष्ठ की अपन बात करेंगे। इनमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो अमृतमहल और नागौरी रहेगी। ठीक है, वो भी ध्यान देना। हाँ, एक पॉइंट आप ये भी याद रखिएगा कि आपके प्रथम संकर नस्ल की, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं भाई, दिख रहा होगा आपको ये ना, दिख जाएगा। यहां लिखते हैं भारत की प्रथम, भारत की प्रथम, प्रथम शंकर नस्ल, भारत की प्रथम शंकर नस्ल की बात करें प्यारे बच्चों तो वो कौन सी है? टेलर।
गायों में। ये किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो अपन गायों में, कि गायों में भारत की प्रथम संकर नस्ल की बात करें तो टेलरों की। और एक ये आपका जो भारतीय भूभाग है साथियों, इस भारतीय भूभाग में एक राज्य है जिसका नाम सुना होगा आपने, केरल। ये कौन सा राज्य है साथियों, तो केरल है। केरल में एक नस्ल की गाय पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं प्यारे विचार तो वेचूर। वेचूर नस्ल, कौन सी नस्ल साथियों, तो ये वेचूर। ये कौन सी नस्ल हो जाएगी, तो वेचूर नस्ल है साथियों। ये वेचूर नस्ल की जो गाय है, इस वेचूर नस्ल की गाय को और भी नाम से जानते हैं। और इसे नस्ल की गाय को क्या कहते हैं साथियों, तो इसे कहते हैं मिनीएचर। वेचूर नस्ल की गाय जो साथियों, इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं साथियों के मिनीएचर। ये क्या कहलाती है, मिनीएचर नस्ल के नाम से भी जानी जाती है साथियों। थोड़ा ये भी आप याद रखिएगा। अब यहां से जो है प्यारे बच्चों, अपन एक एक नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। यहां से एक एक नस्ल के बारे में जानेंगे कि इस नस्ल, इससे जैसे गिर गाय है, जैसे अपन कहते हैं साथियों कि गिर एक नस्ल की गाय है, तो गिर गाय जो है वो मूलतः कहाँ की है, तो गिर नस्ल की गाय जो है मूलतः गिर गुजरात की मानी जाती है, यानी वो काठियावाड़ प्रदेश की है। गिर गाय के उपनाम क्या क्या है, तो उसे अपन गुजरात की शान कहते हैं, उसे देसान कहते हैं, उसे दक्खन कहते हैं, उसे रेंडा कहते हैं, अजमेर या अजमेरी कहते हैं। भारत की पहली ऐसी गाय है जो विदेशों में भेजी गई। विदेशों में सबसे पहले उसे ब्राजील में बेचा गया, इस वजह से उसे ब्राजील गाय भी कहते हैं। बान महा गाय जो है, बान वाह जो है, वो भी उसे कहा जाता ब्राजील की तरफ है। उसके बहुत सारे उपनाम पढ़ेंगे, उसका प्रजनन केंद्र के बारे में जानेंगे, उसका वजन कितना होता है, उसकी क्या क्या विशेषता होती। तो यहाँ से अपन गायों की प्रमुख नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गिर पढ़ेंगे, साहिवाल पढ़ेंगे, राठी पढ़ेंगे, नागौरी पढ़ेंगे, मेवाती पढ़ेंगे। बहुत सारी अपन गायें जो इनके सींग क्या होते हैं, पूंछ कैसी होती है, वो सारी विशेषताएं करके पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, इसे अपन यहीं पे देते हैं विराम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।